Hey guys, I welcome you all to GSN Law। लास्ट ईयर के एंड में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे प्रेसिडेंट्स अनसेटल्ड हो गए। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी को डिटेल में पढ़ेंगे। ये वीडियो एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए है और अगर आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं केस के कुछ डिटेल्स को। केस का नाम है वीनू भाई हरि भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने 16 अक्टूबर 2019 को डिसाइड किया था। अब हम देखते हैं कंप्लेनेंट के आर्गुमेंट्स को और इसी से हमें केस के फैक्ट के बारे में भी पता चल जाएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता दूं। हाई कोर्ट में सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अक्यूज्ड को डिफेंड करने के लिए कई बार हम लोग 482 की एप्लीकेशन दायर करते हैं ताकि हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर सके। कई बार सिविल लिटिगेशन में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको क्रिमिनल केस दायर करना पड़ता है या फिर हम कहें एफआईआर फाइल करनी पड़ती है। अब ऐसे केसेस में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उसके हिसाब से यदि आप इस एफआईआर में अक्यूज्ड को डिफेंड कर रहे हैं तो आपका ओपनिंग आर्गुमेंट यही होना चाहिए कि ये सिविल लिटिगेशन था और इसमें गलत तरीके से एफआईआर दायर कर दी ओनली टू स्टॉल द सिविल लिटिगेशन। और अगर आप इसको अपना ओपनिंग आर्गुमेंट बनाते हैं तो आप कंप्लेनेंट के आर्गुमेंट्स के टाइम को घटा देते हैं, क्योंकि आज के समय में जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देश में जितनी भी पेंडेंसी है उसमें से मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस वो किसी न किसी सिविल लिटिगेशन से जुड़े हुए हैं और ऐसे केस में एफआईआर को जुडिशरी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ मानती है। और यदि आप कंप्लेनेंट की तरफ से हैं या फिर उस पार्टी की तरफ से हैं जिसने एफआईआर दायर की है और आप 482 की एप्लीकेशन में डिफेंडेंट हैं तो आपको सबसे पहले यही पॉइंट प्रिपेयर करना होगा कि क्यों एफआईआर दायर करना आपके लिए मस्ट हो गया था। और ऐसे केस में ये भी समझिए कि आपके काफी कम चांसेस हैं कि फर्स्ट हियरिंग में ही आप इस 482 की एप्लीकेशन को डिसमिस करवा दें। तो अपने विनिंग के चांसेस को बढ़ाने के लिए आप बहुत अच्छे से रिसर्च करके जाइए इस टॉपिक पे कि कैसे पेंडिंग सिविल लिटिगेशन एक बार नहीं है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने का। और अगर आपको भरे कोर्ट रूम में डांट नहीं खानी है तो आप इसके रिगार्डिंग जजमेंट्स और सीआरपीसी और सीपीसी दोनों का बेयर एक्ट अपने साथ में रखिए और ऐसी सिचुएशन कतई ना आने दीजिए जब कोर्ट के सामने आपको किसी और से बेयर एक्ट मांगनी पड़े, क्योंकि इससे कोर्ट को यह संदेश जाता है कि आप सीरियस नहीं हैं अपने केस को लेकर। अब हमारे केस में 22/12/2009 को कंप्लेनेंट ने एफआईआर लॉन्च की अगेंस्ट वीनू भाई हरि भाई मालविया और आरोप लगाया कि ये कंप्लेनेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं अपनी लैंड में से क्लेम को विड्रॉ कर लेने के लिए। अब ये जो जमीन है ये सूरत में सिचुएटेड है। यहाँ पर इन्होंने उन सेलर्स का भी नाम लिया जिन्होंने कंप्लेनेंट्स को लैंड बेची थी और ये भी आरोप लगाया कि ये जो सेलर्स थे ये अक्यूज्ड यानी कि वीनू भाई के साथ मिलके लैंड फ्यूड कराना चाहते हैं, यानी कि जमीन के लिए झगड़ा करवाना चाहते हैं, क्योंकि उस एरिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनके प्राइस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और आगे इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने 2.5 लाख रुपए की मांग की टू सेटल द डिस्प्यूट। इसके अलावा इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो सेलर के वारिशान हैं वो उनसे जबरदस्ती जमीन को छीनना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने फेक पावर ऑफ अटॉर्नीज बनवा ली हैं। अब एफआईआर दायर होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट को फ्रेम करके सबमिट कर दिया। 23/4/2010 को मजिस्ट्रेट ने इस केस का कॉग्निजेंस ले लिया और समन्स इशू कर दिए अक्यूज्ड के खिलाफ और उनके ऊपर इन सेक्शंस के तहत चार्जेस फ्रेम कर दिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि 420 चीटिंग से रिलेटेड है और ये जितने भी सेक्शन हैं 471 तक ये सब फॉर्जरी से रिलेटेड हैं। 384 एक्सटॉर्शन के बारे में बात करता है और 511 ये लास्ट सेक्शन है आईपीसी का, इसमें किसी भी ऑफेंस के अटेम्प्ट की बात की गई है। अब हम देखेंगे
कि एपेलेंट्स ने क्या आर्गुमेंट्स रखे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो एपेलेंट्स हैं ये ओरिजिनल कंप्लेंट में डिफेंडेंट्स थे। अब यहाँ पर जितने भी अक्यूज थे उन्होंने दो एप्लीकेशंस दायर की, एक तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन और दूसरा सेक्शन 173(8) के अंडर में इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन दायर की। मजिस्ट्रेट ने इन सारी ही एप्लीकेशंस को डिसमिस कर दिया। इसके बाद एपेलेंट्स ने 156(3) के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल की और ये प्रे किया कि जो भी चीजें एफआईआर में मेंशन्ड हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, लेकिन ये एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी गई। अब इन ऑर्डर्स के खिलाफ एपेलेंट्स ने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की सेशन जज के सामने, जहां पर ये ऑर्डर हो गया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है इस केस में अंडर सेक्शन 173(8). अब इस ऑर्डर के खिलाफ कंप्लेनेंट्स हाई कोर्ट में अपील लेकर पहुंच गए, जहां पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक बार जब कॉग्निजेंस ले लिया गया है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सके। तो अब हम सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये सेक्शन बात करता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि इस चैप्टर के अंडर में जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट की जाएगी विदाउट अननेसेसरी डिले। अब क्लॉज 1A यहाँ पर 2009 के अमेंडमेंट से लाया गया है और वुमेन से रिलेटेड जितने भी सेक्शन इसमें दिए गए हैं ये 2018 के अमेंडमेंट में आए थे। इस सबसेक्शन में ये कहा गया है कि यदि कोई ऑफेंस सेक्शन 376 या फिर रिलेटेड प्रोविजंस के अंदर में होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ एफआईआर। सब क्लॉज 2(1) के हिसाब से जैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी तो वो अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देंगे और ऐसे केस में मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होगा टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं, और इस रिपोर्ट के लिए जो फॉर्म है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहले है नेम ऑफ पार्टीज, फिर है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा उन सभी लोगों का नाम लिखना होगा जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को जानते हैं। इसके बाद ये बताना होगा कि क्या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और यदि हुआ है तो किसके द्वारा। अब यहाँ पर अक्यूज का नाम बताने के बाद ये भी बताना होगा कि अभी तक उसको अरेस्ट किया गया है या फिर नहीं, और अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो क्या अभी भी वो लॉकअप में है या फिर उसको बॉन्ड पे छोड़ दिया गया है, और अगर अक्यूज्ड लॉकअप में है तो क्या उसको कस्टडी में भेजा गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी। अब ये जो लास्ट पॉइंट है इसको सन 2000 में अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। उसके अलावा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 और 2018 से भी इसमें मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट में ये भी बताना होगा कि यदि किसी वुमेन के खिलाफ 376 या फिर रिलेटेड प्रोविजंस में ऑफेंस हुआ है तो क्या उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अटैच की गई है रिपोर्ट के साथ। अब यहाँ तक हमने सब क्लॉज 2 के पॉइंट 1 के बारे में पढ़ा। पॉइंट 2 में ये लिखा गया है कि ऑफिसर को ये भी बताना होगा कि जिस व्यक्ति ने ऑफेंस की जानकारी दी थी उस व्यक्ति के विषय में क्या किया गया है, यानी कि क्या वो विक्टिम है या फिर विटनेस है, और अगर विटनेस है तो उस केस में क्या किया गया है पुलिस के द्वारा। सब क्लॉज 3 के हिसाब से अगर किसी केस में सुपीरियर ऑफिशियल को अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 158 ऑफ सीआरपीसी तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकता है अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पेंडिंग है तो। अब सेक्शन 158 बात करता है रिपोर्ट हाउस सबमिटेड, और ये जो सुपीरियर ऑफिसर है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। सब क्लॉज 4 के हिसाब से अगर किसी केस में रिपोर्ट को देखकर ये पता चलता है कि अक्यूज्ड को बॉन्ड पे रिलीज कर दिया गया है तो उस केस में मजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड, यानी कि उस बॉन्ड को डिस्चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना होगा मजिस्ट्रेट को, क्योंकि आगे ये भी लिखा गया है कि और एज ही थिंक्स फिट। अब सब क्लॉज 5 के हिसाब से जहां पर सेक्शन 170 अप्लाई होता है, यानी कि केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, तो उस केस में मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस ऑफिसर को फॉलोइंग चीजें भी सबमिट करनी होंगी। सबसे पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर
प्रोसिक्यूशन का केस टिका हुआ है। सेकेंडली 161 के अंडर में जो भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं विटनेसेस के पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो भी सबमिट करने होंगे। अब सब क्लॉज 6 के हिसाब से अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कोई स्टेटमेंट इररेलेवेंट है या फिर उसको इंक्लूड करना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इस स्टेटमेंट को एक्सक्लूड कर दें या फिर संज्ञान में ना लें। अब सब क्लॉज 7 के हिसाब से यदि किसी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है और उसके लिए ये चीज कन्वीनियंट है तो वो अक्यूज्ड को उन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज उपलब्ध कराएगा जिसके बारे में सबसेक्शन 5 में लिखा गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स जो कि 161 के अंडर में रिकॉर्ड किए गए हैं। अब हमारे केस में सब क्लॉज 8 क्वेश्चन में था। इसके हिसाब से इस सेक्शन में दिए गए कोई भी प्रोविजंस मजिस्ट्रेट की उस पावर को नहीं छीन लेंगे जिस पावर के थ्रू वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। और यदि मजिस्ट्रेट ने ऐसा ऑर्डर किया है तो जो पुलिस ऑफिसर है जिसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की है वो जितने भी नए एविडेंसेस उसने ऑब्टेन किए हैं ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा और उसपे एक रिपोर्ट सबमिट करेगा जिसको हम कहेंगे फर्दर रिपोर्ट। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की उस पावर के बारे में बात की गई है जिसके अंतर्गत वो और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकता है पुलिस ऑफिसर को। अब यहाँ पर सेक्शन 173(8) से रिलेटेड 2 केस लॉज देख लेते हैं। पहला है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने की पावर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि अगर मजिस्ट्रेट ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्दर रिपोर्ट को सबमिट करे इन एडिशन टू दी रिपोर्ट फाइल्ड अंडर सेक्शन 173(2). अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ को अनसेटल कर दिया, तो उसके ऊपर आप एक केस देख लीजिए, अतुल राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें यह कहा गया था कि ना ही मजिस्ट्रेट सो मोटो डायरेक्शन दे सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए और ना ही यदि कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है कंप्लेनेंट के द्वारा तो उस पे भी मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं कर सकता। आगे कोर्ट ने ये कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा उसी केस में किया जा सकता है जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने मजिस्ट्रेट से ऐसी रिक्वेस्ट की हो और वहां पर भी मजिस्ट्रेट को अपने डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि क्या इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है भी। कुल मिला के कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 173(8) के अंडर में मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। अब हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, लेकिन ऐसा ऑर्डर ट्रायल शुरू होने के पहले ही हो जाना चाहिए। लेकिन यदि पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है, यानी कि ऑफेंसेस का संज्ञान लिया जा चुका है, तो उसके बाद भी मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है और इसमें वो सेक्शन 156(3) और सेक्शन 173(8) का इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर जो एपेलेंट थे उन्होंने क्रॉस FIR दर्ज करने की भी रिक्वेस्ट की थी क्योंकि उनके हिसाब से फर्जी FIR कराई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेंट के पक्ष में ऑर्डर देते हुए ये बोला कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर FIR दर्ज हो जानी चाहिए। अब इस पूरे जजमेंट पे एक बहुत ही क्रिटिकल आर्टिकल लिखा गया है महेश जेठमलानी जी के द्वारा, जिसको पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि ये जजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आइए देखते हैं इस आर्टिकल के कुछ एक्सट्रैक्ट्स को। अब हाल ही में मैंने जो प्रशांत भूषण जी के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पे एक वीडियो बनाया था। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि कंटेम्प्ट और क्रिटिसिज्म में क्या अंतर होता है। यहाँ पर इन्होंने शुरुआत ही अपने पैराग्राफ की इस फ्रेज से की कि विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, और बाद में अपने डिसएग्रीमेंट को जाहिर किया और अपनी पूरी बात को कॉन्टेक्स्ट के साथ और फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट किया। यहाँ पर इनका कहना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी के जजमेंट को अननेसेसरीली ओवर रूल कर दिया
और पैरा 24 में जो हमारे केस की बेंच है उन्होंने इस जजमेंट को इरोनियस बता दिया इन रेफरेंस टू पावर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट रिलेटिंग टू सेक्शन 156(3). अब इन्होंने ये क्यों कहा कि अननेसेसरीली ओवर रूल कर दिया? पहली बात तो दोनों ही केसेस में, ये जो लक्ष्मी नारायण वाला केस है और जो हमारा मालवीय वाला केस है, इन दोनों केसेस में 3 जजेस की बेंच थी। और दूसरी चीज इन्होंने कही कि हमारे मालवीय वाले केस में कोर्ट के सामने सिर्फ एक क्वेश्चन था कि क्या मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है अंडर सेक्शन 173(8) और ऐसा ऑर्डर क्या पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट के सामने 156(3) का कोई भी इशू नहीं था, इसलिए इस नए जजमेंट ने पुराने जजमेंट को अननेसेसरीली ओवर रूल कर दिया। इन्होंने ये भी बताया कि जो पुराना वाला जजमेंट था देवरापल्ली वाला, उसमें सेक्शन 173(8) से डील नहीं किया गया था, बल्कि वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या मैजिस्ट्रेट 156(3) के अंडर में पुलिस के री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। कुल मिला के अपने डिसीजन में सेक्शन 156(3) को इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।